हम बावकार, हम सरबुलंद, हम निगहबान, हम पासबान। अस्सलाम वालेकुम। आपको ए प्लस की तरफ से योम दिफा की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ इस्माइल कासिम, और मैं भी आपको वेलकम करता हूँ ए प्लस की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में, क्योंकि योम दिफा के मौके पर आप तक लाई जा रही है। कौन सी वो माएँ हैं जो अपने जवान बेटों को वतन की मट्टी पर कुर्बान कर देती हैं, और कौन सी ऐसी बीवियां हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों की परवाह किए बगैर अपने शोहरों को वतन की फ़िज़ा पर कुर्बान कर देती हैं। जो बहनें भाइयों की राह तकती नहीं थकती, जो बेटियां बाप की प्यारी शहजादियां होती हैं। वो कैसे अपने भाई को, बाप को अलविदा कह देती हैं और आपकी शहादत के लिए फ़ख्र महसूस करती हैं। वो इतना बड़ा दिल कैसे कर लेती हैं, ये कैसा जज्बा है, ये कैसी हुब्बुल वतनी है। इन माओं को, इन बेटियों को, इन बीवियों को हम सब का सलाम। बेशक ऐसा ही है। 1965 की जंग एक ऐसा मार्का था जिसने पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तानी मुल्क में एक नई जान दी, एक नई रूह फूंक दी थी। 6 सितंबर योम दिफा पाकिस्तान हमारी दिफाई और अस्करी तारीख का एक रोशन बाब है। उस दिन शुजाअत और खुद एतमादी की दौलत से माला माल पाक अफवाज के जर्री जवानों ने सरहदों की हिफाजत करते हुए बहादुर और गयूर पासबानों की फहरिस्त में अपना नाम रकम करवाया। बिल्कुल ऐसे ही इस्माइल, वही दिन था जब दुश्मनाने फ़ौज ने ऐलान किया था कि हम जिम खाना में पार्टी करेंगे और अपने वज़ीर आज़म लाल बहादुर को टैंकों की सलामी देंगे। हमने इस्लाम के किले को फ़तह कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही वतन अजीज़ की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए 17 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जुर्रात व दलेरी, अज़्म हौसले, ईमान व यकीन और एसार व कुर्बानी के ऐसे जज्बों का मुज़ाहरा किया कि उनकी मिसाल नहीं मिलती है। एक आजमाइश और कौम का एक कड़ा इम्तिहान था जिसमें अल्लाह के शुक्र से हमारी कौम जो है वो सुरखरू हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है इस्माइल, और जिसकी जवाबी कार्रवाई मोहम्मद शेर ने दी। इतनी सख्त थी कि दुश्मनाने फ़ौज ने करीब आकर दस्ती बम फेंकना शुरू कर दिया। BRB का पुल को तोड़ा गया ताकि दुश्मन दाखिल ना हो सके। बिल्कुल ऐसा ही, और तारीख गवाह है कि मुसलमान जो हैं वो कभी भी मैदान छोड़कर भागा नहीं करते हैं। और यही वजह है कि जज्बा ईमानी से सरशार और मिली नगमों से महसूर फौजियों और शहरियों ने वो कारनामे सर अंजाम दिए 1965 की जंग के अंदर कि भारत आज भी उन्हें याद करता है और शायद खौफ से कांपता है। हम कैसे भुला सकते हैं मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को, हम कैसे भुला सकते हैं राशिद मिन्हास को, हम कैसे भुला सकते हैं MM आलम को। ये सब हमारा गरूर है, ये सब हमारा फ़ख्र है। ये कौम के वो बेटे हैं जिन्होंने कौम को सरखरू किया। और आज का शो क्या होगा इस्माइल? आज के शो में हम बुलाएंगे वो ख़ास मेहमान जिनमें शामिल है मेजर अनवर खान रिटायर, कर्नल बिलाल असगर, जो कि अपनी ज़बानी सुनाएंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा। बिल्कुल ऐसा ही, और ये वो दास्तानें होंगी जिनको जब हम सुनेंगे तो ऑब्वियसली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे अंदर एक नया जज्बा जो है, हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है, वो दोबारा से जन्म लेगा, वो दोबारा से हमें नज़र आएगा। बिकॉज आजकल हमें नज़र आता है कि शायद हमारी कौम जो है वो थोड़ी सी मायूस हो चुकी है, लेकिन जब आप पुरानी दास्तानों को सुनते हैं, तारीख को पढ़ते हैं, तो आपको एहसास होता है कि पाकिस्तान इज़ हेयर टू स्टे एंड देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। आज का दिन जो है बहुत स्पेशल है, कौमी कैलेंडर में एक अहमियत रखता है। आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर की जो खासियत है, हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी जनरेशन को बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि इस अहमियत के साथ कैसे जीना है, इस दिन के साथ कैसे जीना है। और हम फरामोश नहीं कर सकते उन शोहदा को जिनको हम आज सलाम पेश करेंगे। बिल्कुल ऐसे, ये शोहदा को सलाम पेश करते रहना ही उन कौमों का ये वो वसीला है जिन कौमों ने हमेशा के लिए रहना होता है, जो अपने शोहदा को याद रखती हैं। आज भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई भी ऐसी सोच है जो शोहदा के ख़िलाफ़ जा सकती है, बात कर सकती है, तो उस सोच को निकाल कर बाहर फेंक देना ही हमारा सरमाया है और वही हमारा मुस्तकबिल भी है। बिल्कुल इस्माइल, मिलिट्री एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो हमारी फ़ौज है, हमारी अफवाज पाकिस्तान है, उनकी शुजाअत, उनका अज़म, उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो फरामोश वाकई नहीं कर सकते, वो याद की जानी चाहिए। और हम सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि दे आर द मेन पीपल, दे आर मेन फोकल पीपल हु आर ऑन द फॉरवर्ड बॉर्डर्स एंड हु आर अपना दिन दुगनी रात चुगनी करके वो हमारे लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और आज 6 सितंबर के मौके के ऊपर, योम दिफा के टाइम के ऊपर, हमें वही दिन को याद करना है जब 17 दिनों के लिए हमारी गयूर अफवाज ने, पाक फ़ौज ने भारत का बहादुरी से मुकाबला किया। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने वो एग्जाम्पल सेट की जो कि पूरी दुनिया आज तक कोट करती है, आज तक उसको याद रखा जाता है। और अगर पाकिस्तान की तरफ कोई निगाह उठती भी है ऐसी जो कि ईवल आई हो,
तो उसको ये सोचना पड़ता है कि यार उस जंग में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था, तो ऐसा ना हो कि फिर हमें वैसे ही मुंह की दोबारा से खानी ऐसे हम पड़े। कैसे भूल सकते हैं कि वाघा बॉर्डर के ऊपर जो जश्न होता है, हम कैसे भूल सकते हैं जो तोपों की सलामी होती है, हम कैसे भूल सकते हैं जो एक फेस्टिविटी होती है। और हम सबका काम है अपने बच्चों को लेके जाना और हिस्ट्री से मिलवाना, क्योंकि आज अगर हम नहीं बताएंगे तो वो चीज़ें वो नहीं याद कर सकेंगे, उनको नहीं पता लग सकेगा कि पाकिस्तान जो बना है, पाकिस्तान में क्या क्या हुआ, हिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, और 6 सितंबर का जो दिन है योम दिफा, उसकी क्या अहमियत है। अगर हम उस दिन को याद करें तो भारत का सबसे खतरनाक और बड़ा हमला जो था वो सियालकोट के महाज के ऊपर था। भारत ने पाक अफवाज की तवज्जो लाहौर के महाज से हटाने के लिए 600 टैंकों का बताया जाता है और 1 लाख फौज के साथ सियालकोट में उन्होंने अच्छी खासी एक मुकाम था स्पेसिफिकली जहाँ पे हमला किया, गोलाबारी की। और उनका प्लान ये था कि शायद लाहौर से आवाम की जो है, पाकिस्तानी अफवाज की जो है वो आंख जो है वो हट जाएगी और सियालकोट की तरफ लग जाएगी। लेकिन तारीख बताती है कि किस तरह दोनों महाज़ों पर पाकिस्तानी अफवाज ने मुल्क का दिफा किया, पाकिस्तानी अवाम की लाज रखी और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। बिल्कुल, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम है, एक अमन का पैगाम है, यकजहती का पैगाम है, और हम अपने बच्चों को बता सकें जो पाकिस्तान कायम दायम है और योम दिफा की अहमियत जो है वो क्या इम्पोर्टेंस रखती है, हमारी आने वाली नस्लें जो है इससे क्या सीख सकती हैं। नॉर्मली ये जंग नहीं थी, ये एक एक पूरा आपके मुल्क को बचाने के लिए एक पूरा डिफेंस सिस्टम था, जो कि आज हम कितने सर फ़ख्र से यहाँ उठा के चल सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम एक पीसफुल इन्वायरमेंट में सांस ले सकते हैं। तो ये आज जो है ये इन सब का नतीजा है कि हम आज योम दिफा जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल है ना, ऐसा ही। और एक रिपोर्ट का मैं स्टार्ट शेयर करता हूँ। उसके मुताबिक इस जंग के दौरान 1965 की जंग के दौरान दुश्मन के 129 लड़ाका तैयारों को तबाह किया गया था पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से, और पाकिस्तान के सिर्फ 19 तैयारे थे जिनको नुकसान पहुंचा था। और मायनाज मुजाहिद स्क्वाड्रन लीडर एम आलम को कौन भूल सकता है, उनको सारी दुनिया याद करती है, पाकिस्तान याद करता है। और तारीख गवाह है कि उन्होंने एक तारीख साज मार्के में दुश्मन के 5 हमलावर तैयारों को मतलब यके बाद दीगरे जिस लिहाज से गिराया था, मतलब वो तो शायद उसकी कोई और एग्जाम्पल पूरी दुनिया में, पूरी तारीख में कहीं मिलती ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इस्माइल, इसके अलावा जो मिली नगमे होते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो कितना सपोर्ट करते हैं, कितना विजडम होता है उनके अंदर, और वो एक आपके अंदर ना एक जज्बा जो होता है, एक आपके अंदर जो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ नेशनलिस्ट, वो जो एक पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिली नगमों के साथ जो है हम शो का आगाज़ करेंगे, क्योंकि आज है योम दिफा और आप देख रहे हैं A+ की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन 6 सितंबर। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताएंगे कि हमारे मेहमान ख़ास आज कौन से हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। आप देखें A+ की स्पेशल ट्रांसमिशन योम दिफा के मौके पर। अच्छा व्यूअर्स, आपको याद है कि पिछले हफ्ते मैंने आपसे पूछा था कि *699# का क्या सीन है? चलो मैं आज आपको बताती हूँ। *699# जो है वो एक सुपर पावर विद जैज़ है। कोड डायल करो, जैसे भी ज़रूरत हो, नीड हो, वैसे ही पैकेज मिल जाएगा, ख़ास आपके लिए बनाए हुए पैकेजेस दैट मीट योर स्पेसिफिक नीड्स। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब डेटा चाहिए, कितना चाहिए? ऑन नेट, ऑफ नेट मिनट चाहिए, कितने चाहिए? बस डायल करो *699# और पैकेजेस मिलेंगे वैसे चाहिए जैसे। स्टार्टिंग फ्रॉम एज लो एज ₹100। डायल नाउ टू गेट योर खास ऑफर्स मेड फॉर यू। आप लोग भी जल्दी से डायल करें और पैकेजेस हासिल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और बढ़ते हैं अपने शो की जानिब, अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन की जानिब, जो कि योम दिफा के मौके पर आप तक लाई जा रही है। हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान ख़ास हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ऑन माई लेफ्ट वी हैव उस्मा कारतार, PMLN से इनका ताल्लुक है। साथ ही साथ मेरे साथ मेजर रिटायर्ड अनवर खान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। एंड ऐड टू इट कर्नल रिटायर्ड बिलाल अस्कर ने भी आज वक्त निकाला है और हमें ज्वाइन किया है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जब योम दिफा का जिक्र किया जाता है तो सर मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, मतलब प्रेजेंटली जब आप फोर्सेज से रिटायर हो चुके हैं और प्रेजेंटली जो उस टाइम पे जब आप मौजूद थे एक्चुअल फोर्सेज के अंदर, सारी ज़िंदगी आपने उसके अंदर लगाई, क्या फीलिंग्स है, क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि जिस वक्त उस ज़माने में भी जब हम फ़ौज में आए थे तो एक जज्बा था फ़ौज के लिए, और उस जज्बे को देखते हुए फिर जब फ़ौज में आए, जब फ़ौज में हमने नौकरी की
तो देखा कि वो जज्बा कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। क्या बात। और हकीकत ये है कि रिटायरमेंट के बाद, रिटायर होने के बाद कमी की जगह मज़ीद बढ़ गया। क्या बात। और अब ये देखने में आया है कि बहुत से अभी रिटायर्ड अफसर हमारे साथ जो है वो ये चाहते हैं, वो अपना आपको वॉलंटियर कर रहे हैं कि हमें फिर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम हाजिर हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो बात यह है कि ये सिपह सालारी जो अपना सिपाहगरी जो है शोबा है, ये एक ऐसा है कि इसमें सबसे कीमती चीज़ इंसान की उसकी ज़िंदगी है। तो उसका मकसद वो अपनी ज़िंदगी के लिए तैयार है, ज़िंदगी देने के लिए। और वो जो अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए ज़िंदगी देने को तैयार है, तो वो कैसा जज्बा होगा, कितना बड़ा अमल होगा। कितना बड़ा अमल आपने होगा। विटनेस किया या कोई स्टोरीज, कोई आपको ऐसी चीज़ें कुछ याद हैं या कोई आपके कलीग्स या जिनके हाँ, साथ मतलब जैसे वाक़यात हुए हों? जी जी बिल्कुल, जैसे कि एक्टिव सर्विस जो जैसे वॉर जोन है हमारा सियाचिन का, जिसमें हमने सर्व किया है, तो वहाँ पे मौत को बहुत करीब से देखा, मौत को करीब से देखा। और ये है कि कुछ पोस्टों पे इतनी शेलिंग होती थी, इतने फायर आता था, और वहाँ पे एक लम्हा होता है खौफ का, वो लम्हा जिससे निकल जाता है फिर आदमी का खौफ ख़त्म हो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस किया है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है, वो आदमी के अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। तो एक बैरियर होता है, वो जब बैरियर ब्रेक करता है फिर कोई खौफ नहीं होता, फिर बंदा निडर हो जाता है। तो सियाचिन पे ऐसा कई दफ़ा हुआ है, फायरिंग हो रही है, लाइव फायरिंग आ रही है, शेल्स गिर रहे हैं और आसार नज़र नहीं आते बचने के, अल्लाह ने बचा लिया, तो बचाने वाला कोई और है। तो उससे फिर जज्बा बढ़ता है कि नहीं यार, ये हमने जिस पर्पज़ के लिए लगे हैं तो मकसद है कोई। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे। कल साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को या कुर्बानियों को बयान करना हो, क्या कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली बात तो ये है कि हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे एक अच्छी फ़ौज जिसके अंदर पूरी कन्विक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जो इस्लाम के नाम पे बनी, और इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो कि हमें मुल्क के दिफा और अपनी रियासत के दिफा के बदले में फिर शहादत का इनाम देते हैं। तो और ये सबक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो ग़ज़वात हुई, जो जंगें हुई, उसमें हमें मिलता है। तो उसी से लीड लेते हुए हम सारे जितने भी अफवाज पाकिस्तान में लोग होते हैं, वो इस जज्बे के साथ आते हैं कि हम नौकरी जो है ना, नौकरी तो इंसान कर लेता है, लेकिन ये जान कोई नहीं दे सकता। किसी शख्स को आप कितनी भी वो अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड कह दें, लेकिन जान देना बड़ा मुश्किल है। जान वही दे सकता है जिसको उस चीज़ से मोहब्बत हो जिसके लिए जान देनी है। तो वतन पाकिस्तान, वतन अज़ीज़ जो है, हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ है, और ये चीज़ हर फौजी की घुट्टी में शुरू से डाल दी गई होती है। मैं जब छोटा सा था, बच्चा था, उस वक्त से हम वो घर की लोकेशन ऐसी थी कि सामने से फ़ौज गुजरती थी, और वो जो तो हम यूनिफॉर्म पहने हुए खड़े फ़ौजियों को सलाम करना, फ़ौजी सलाम, फ़ौजी सलाम। तो यही था कि फ़ौज में जाना है। मेरी क्लास में उस्ताद साहब ने पहली दफ़ा जब क्लास 6 में पूछा कि व्हाट विल यू बी इन योर लाइफ, तो किसी बच्चे ने कहा कि जी मैं पटवारी बनूंगा, किसी ने कहा मैं स्कूल टीचर बनूंगा, किसी ने कहा मैं थानेदार बनूंगा। तो देयर वाज ओनली वन चाइल्ड हु सेड आई विल बी एन आर्मी ऑफिसर, और पूरी क्लास ने ऐसे मुड़ के देखा ये कौन है। और फिर उसके बाद जब लेफ्टिनेंट कर्नल बन के मैं उसी स्कूल में दोबारा गया, तो मैं जाके मैंने उन बच्चों से बात की, और वहाँ मैंने उस क्लासरूम को देखा, तो सारे बच्चों के और मेरे उस्तादों के लिए एक बड़ा फ़ख्र का मकाम था। तो ये जो चीज़ है ना, ये सौदा बड़ा वो है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें किसी अमाउंट में कोई माली फ़ायदा नहीं आता। जान जो है, जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। बेनिफिट के तौर पे आप नहीं दे सकते। जी जी, इसको कोई नहीं दे। मैं उज़्मा कारदार साहिबा का रुख करूँगी। उज़्मा कारदार, मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ वुमेन और पाकिस्तान और पॉलिटिक्स, हाउ कैन यू रिलेट इट? जर्नी कैसी रही है ये जर्नी, ये सफ़र, बीइंग अ वुमेन एंड वेरी वोकल वुमेन?
अच्छा, आप मेरे तक पहुंचते पहुंचते आपने टॉपिक ही बदल दिया। ये तो बड़ी ज्यादती है भाई। इसके बाद भी पूछूंगी। देखिए, आज यौम दिफा है हाँ। और सबसे पहले हम यौम दिफा की बात करेंगे, उसके बाद फिर मेरा आप एक्सपीरियंस जरूर पूछें एज अ पॉलिटिशियन, बिल्कुल ठीक एज है। अ वुमन इन You पाकिस्तान। you have a background of army as well? अच्छा, ये मैं बिल्कुल यहीं से मैं यहीं से तो शुरू मैं करना यहीं चाह रही थी। आपको शुरू भी यहीं से। आप हैरान होंगी कि मैं एक फौजी घराने में पैदा हुई। बिल्कुल पता है। मेरे जो फादर थे, ही वॉज अ डॉक्टर इन द आर्मी। तो मैंने पूरा अपना बचपन और जहाँ जहाँ वो उनकी पोस्टिंग होती थी, बल्कि मुझे अक्सर ना वो मैं रोती भी थी कि ये अभी मैंने दोस्त बनाए हैं, अब अगले स्टेशन पे चल पड़े हैं, फिर मुझे नए सिरे से दोस्त बनाने पड़ेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आर्मी को बड़े क्लोजली देखा और फिर अल्लाह को जो मंजूर था, मेरी शादी भी एक फ़ौजी से हो गई। और वो एक ऐसा फ़ौजी था जो कि POW भी रहा हुआ था। अच्छा। तो मुझे जो एक वक़्त और वैल्यू अपनी फ़ौज की समझ आई थी, वो उनके एक्सपीरियंस से समझ आई। क्योंकि जब वो 1971 की वॉर के बाद POW हुए थे, तो किस तरीके से उन्होंने वो कैद काटी थी और जो हमारी फैमिलीज़ यहाँ पे थीं, किस तरीके से एक जिहाद, एक जज्बा, एक अल्लाह ताला के ऊपर तवक्ल, एक कौम के लिए कुर्बानी, ये सारी चीज़ें जो थीं, ये उनके एक्सपीरियंस से मुझे मेरे अंदर भी सरायत कर गई। और मुझे समझ आई कि हमारी जो अफवाज हैं, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने जानों के, जिस तरह कल साहब कह रहे थे, नजराने दिए हैं, तब कहीं जाके हम एक आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेते हैं और हम चैन से रात को सोते हैं। ये उनकी ज़िंदगियाँ हैं, उन्होंने निछावर किए हैं। और जब जहाद के जज्बे से आप निकलते हैं, तो फिर आप शहादत आपके सामने होती है। फिर आप ये नहीं सोचते हैं कि मैंने घर आना है या नहीं आना है, फिर आप अल्लाह के नाम लेके तो आप बस निकल जाते हैं। और ये वो जज्बा है जिसको कोई आज तक डिफीट नहीं कर सका। और अल्लाह ताला ने भी शोहदा का जो मुकाम है, वो हम सबको पता है बिल्कुल कि वो तो उनको No आप मुर्दा ना कहें, वो जिंदा है। मिलता है। क्योंकि जो अल्लाह ताला की राह में जान देता है, वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी। इमोशंस के बारे में बताएं, वो जी। क्या इमोशंस थे, वो क्या चीज़ थी जो आपने फेस की? हाउ हार्ड इट वाज? No, actually I was just engaged at that time. मैं Okay. मतलब बल्कि एंगेजमेंट से भी पहले वो POW थी, मैं शादी मेरी बाद में हुई थी। ओके। बट आई न्यू कि भी यू नो आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू हिम। लेकिन वो POW बन गए थे, तो जाहिर है पूरी फैमिली जो है कि ट्रॉमा में चली गई थी उस वक्त। और फिर मेरे भाई जो हैं, वो भी आर्मी में गए, वो भी ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं, वो भी डॉक्टर थे। तो आई एम सराउंडेड बाय दिस एनवायरनमेंट। पॉलिटिशियन मैं बाद में बनी, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना, बड़ा एक बैलेंस्ड एक सिचुएशन थी कि मुझे अपनी अफवाज का और जो अपने जो सियासत में जब मैं बाद में आई, तो इनका आपस में जो है बहुत गहरा एक ताल्लुक़ है। हमारे जो सियासतदान हैं, वो भी समझते हैं कि जो कौमी सलामती के जो इदारे हैं, वो हमारे पीछे खड़े हैं, जिसकी वजह से हम कायम हैं। हमारे आप देखें जो सरहदें हैं, आप वेस्टर्न और ईस्टर्न सरहदें दोनों, उधर एक तरफ इंडिया खड़ा हुआ है। इंडिया का तो आपको सबके सामने पता है क्या सिचुएशन है, वो तो दहशत होती है। वो हमारी, मैं इंडियन चैनल्स पे जाती हूँ, इतने वो खौफ ज़दा हैं हमारी अफवाज से। उनको पता है कि भाई ये बेहतरीन स्टैंडिंग आर्मी है और हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने शोर बहुत डालना है। 5 गुना ज़्यादा वो बड़े हैं, उनकी फ़ौज भी हमसे 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन खौफ वो हमारी फ़ौज से खाते हैं, क्योंकि बेहतरीन फ़ौज है। और जो जहाद का जो जज्बा है, वो जान देने का जो जज्बा है, वो उनकी फ़ौज में नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है उस्मा कारदार साहिबा। हम इधर से ही बातों के सिलसिला जारी रखेंगे और वाकई फॉरवर्ड कैंप्स बन चुके हैं, बहुत कुछ हो रहा है, इन सब के बारे में आज हम आपसे शेयर भी करेंगे और बात भी करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। आप देख रहे हैं A+ की स्पेशल ट्रांसमिशन यौम दिफा के मौके पर। क्या बात है, बहुत खूब। हर लहज़ाए मोमिन की नई शान, नई आन। यौम दिफा के इस मौके के ऊपर खुसूसी ट्रांसमिशन A+ की जानिब से आप लोगों तक लाई जा रही है। हमें इस टाइम ज्वाइन किया है इमरान राहत अली। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ सर आपकी,
बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कर्नल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड बिलाल असगर साहब, मेजर रिटायर्ड अनवर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये दो जवान जो यहाँ पर मौजूद हैं इस टाइम, ये दोनों यारे जवान, बहुत जबरदस्त बात कही। मैं आने लगा दिल खुश कर दिया कि नहीं? मैं इंटेंशनली वो वर्ड कोड करके वापस उस पे आने लगा था कि ये इंटेंशनली जवान का वर्ड यूज किया हुआ है, क्योंकि ये वो हमारे लिए बड़े खुश आए हैं नो डाउट। तो ये जवान जो हैं ये दोनों यारे गार थे। सियाचिन का जब आप जिक्र करते हैं तो आपने कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या? ये दो लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं ये एक्चुअली में यारे गार थे। सर आप दोनों से मेरा सवाल है, जो जवाब देना चाहे पहले दे, फिर दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि जब आप लोग इकट्ठे थे तो उस टाइम का क्या सेंटिमेंट्स थे, क्या फीलिंग्स थी, क्या मौजूद था, और जब यारे गार आप लोग थे तो क्या किसमें कौन सा जज्बा पाया जाता था? साइज़ मैं बता सकता हूँ कि वो बंकर था और उस बंकर का साइज़ था कोई 10 फीट से लेकर कोई 13 फीट ये साइज़ था, और इसमें हम 19 अफसर उसमें रहते थे। तो उसमें हम रहते थे, और फिर मतलब ये कि हम कहते थे जब करवट बदलनी हो तो दाएं फिर बाएं फिर करके करवट सब एक साथ करवट मजाक करते थे। तो इस वजह से वो उसको हम यार गार कहते हैं। वो गार था जिसमें हम रहते थे। जब बेसमेंट में रहते थे तो वहाँ पे फिर हमारी एक्लिमेटाइजेशन हो रही थी। फिर उसके बाद फिर हम आगे गए वहाँ पे फिर और आगे पोस्टों पे जैसे मैंने कहा कितना वहाँ पे 1 साल का टेन्योर था, लेकिन उस बंकर में क्योंकि बेस था, जब भी हम पोस्टों पे जाते थे फिर वापस आते तो उधर ही रहते थे। आप लोग घर से कम्युनिकेट कैसे करते थे? क्या उस ज़माने में ना मोबाइल थे ना ही कम्युनिकेशन थी, सिर्फ ख़त था। और वहाँ पे जाके ख़त की कीमत पता लगी। हम पोस्टों पे होते थे और पोस्टों पे आके हम जब एक लैंडलाइन होती थी पुरानी ज़माने की, उससे कॉल करते थे तो ये पता करते थे कि स्कर्दू जहाज़ आ गया। फिर ये पता लगता है जी स्कर्दू वेदर क्लियर जहाज़ आ गया। अब हम खुश हो रहे हैं कि जहाज़ स्कर्दू आ गया तो उसमें ख़त आए होंगे। फिर अनवर तो उस ज़माने में बैचलर थे, मेरी नई नई शादी हुई थी। तो जब कभी ख़त वहाँ से चलता था तो हमारा वो काउंटडाउन शुरू हो जाता था, और हर रोज़ रिंग करके पूछना कि ख़त कहाँ पहुँचा है। तो वो ख़त पोस्ट टू पोस्ट चलता था। फिर दरमियान में वेदर ख़राब हो जाता था, मूवमेंट रुक जाती थी, कई दिन मूवमेंट रुकी रहती थी, और वो हमारा जो दिल था वो उस ख़त के साथ साथ चलता था कि जी कहाँ है। और वो कभी महीना लगता था, कभी उससे भी ज़्यादा टाइम लगता था, वो ख़त पहुँचता था। हाउ सेंटिमेंटल इट वाज, वेरी सेंटिमेंटल। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि सारी पोस्ट मिलके उस ख़त को सुनती थी। ये तो बहुत खतरनाक काम है। एक तो ख़त का लेट मिलना, सबने सुनना। आप ये अंदाजा लगाएं कि नई नई शादी हो, बेगम ख़त लिखे और सारी पोस्ट उसने सुने। और जितनी सर्दी बता इसका दी मतलब आपने है कि मैं जो खत लिखती थी कर्नल साहब को, उसके साथ भी यही हालत था। बिल्कुल ऐसी। फिर उन्होंने लिखा होगा कि नहीं हम आपका खत पढ़ते नहीं हैं। वो भी सैचुन की बेस पे उनकी भी पोस्टिंग रही हुई है काफी अर्सा। अच्छा उसमें कारदार साहब मुझे बताएं कि आपकी तो बचपन से ही पोस्टिंग्स चल रही थी, जी, तो आपने ये टाइम कैसे गुजारा? पहले फादर फिर हस्बैंड, और ये कैसे आपने हाउ डिड यू डाइजेस्ट इट ऑल? विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। मुझे अच्छा नहीं लगता था शुरू में। मैं अपने बाकी रिश्तेदारों को देखती थी, भी एक बड़ा सा घर है, कोई लाहौर में बैठा हुआ है आराम से जनाब मौज कर रहे हैं, कोई कराची में बैठा हुआ है मौज कर रहा है। एक हमें देखें कभी उठा के गुजरांवाला भेज देते हैं, कभी वो सैचुन की बेस पे भेज देते हैं, कभी कहीं और भेज देते हैं। तो फिर मुझे इवेंचुअली ये हुआ था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फिर हॉस्टल में दाखिल करवा दिया था। मैं मेरी कॉन्वेंट में मैंने तकरीबन 7-8 साल गुजारे, क्योंकि फिर बचपन में तो जब छोटी क्लास में थे तब तो ठीक था, लेकिन जब एक सीनियर क्लासेस में आए तो फिर पढ़ाई का भी हर्ज होता था। कई जगह मुजफ्फराबाद मेरे फादर की पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं था प्रॉपर, तो फिर मुझे उन्होंने हॉस्टल में डाला। अच्छा। मैं फिर 6-7 साल मरी कॉन्वेंट में रही, और उसके बाद फिर मैं किनेड में फिर दोबारा हॉस्टल में आ गई। तो ये चीज़ें जो थी फिर हम लोगों को उससे एक किस्म से हमारी लाइफ बिल्कुल मुख्तलिफ थी आम जो सिविलियंस होते हैं उनसे। तो हम जो आर्मी के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी भी फिर एक ट्रेनिंग हो जाती है, एक डिसिप्लिन ट्रेनिंग हो जाती है। आपको घर से दूर रहना जो है वो उसको भी आपको हजम करना पड़ता है। किसको पसंद है कि माँ बाप के घर से आप को दूर जाना पड़े, क्योंकि हॉस्टल की लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती है। लेकिन ये है कि हमने फिर बहुत कुछ उससे सीखा। लेकिन जो असल फिर उसके बाद जब मेरी शादी भी फ़ौज में हो गई, तो फिर मुझे ये होता था कि ये जब पोस्टिंग होती है हमारी 2 साल के बाद, तो नए सिरे से आपको एक डस्टबिन भी नया लेना पड़ता है अगले स्टेशन पे जाके। अच्छा। वो भी आपको फिर,
और फिर वो सारा सामान जब ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरी जगह, तो जाहिर है थोड़ा सा बीच में नुकसान भी हो जाता है, तोड़ फोड़ भी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये चीज़ें ना चुभती थी, लेकिन और उस बच्चे वक्त कितने आपके वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं कि कितने प्रॉब्लम में आते हैं एक स्टेशन से दूसरे जी स्टेशन से बिल्कुल, जाना। मेरे 3 माशाल्लाह बच्चे थे, और वो भी फिर उनके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। फिर इवेंचुअली वो भी हॉस्टल्स में गए, और जाहिर है वो एक लम्स में गई, तो वो भी उन्होंने भी अपनी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जो आर्मी ऑफिसर्स के जो बच्चे हैं उनको बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर स्टेशन पे बहुत अच्छे स्कूल, आर्मी के स्कूल्स हैं, लेकिन जब सीनियर लेवल पे आप जाते हैं बच्चे, जब कॉलेज लेवल पे जाते हैं, तो फिर आपको प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं। आपसे भी आई एम श्योर आप लोगों के बच्चों के साथ भी यही सिचुएशन क्योंकि होगी। पहले तो ये था कि ना आर्मी के जो स्कूल से इनका निसाब एक नहीं था और इनके टाइमिंग्स डिफरेंट थे। मसलन यहाँ पे आप हैं, आपकी पोस्टिंग हो गई विंटर उसमें सेक्टर में, अब वहाँ पे मसलन मरी या कोयटा में, तो वहाँ डिफरेंट शेड्यूल था। तो यहाँ से बच्चा गया है, वहाँ पता चला कि वहाँ तो छुट्टियाँ हैं या वहाँ सेशन ओवर हो गया हुआ है। लेकिन अब इन्होंने अच्छा किया है कि अब हर जगह एक ही करिकुलम है। लैंग्वेज का भी तो इशू होता होगा डिफरेंट जगहों पे, नहीं? लेकिन वो हमारी अपनी कम्युनिटी होती है, ज़्यादा अच्छा, इंटरेक्शन कैंट बच्चों टू का नहीं कैंट होता होता जी। है। सिर्फ बच्चों को एक चीज़ मिस करते हैं कि अपने फ्रेंड्स, यानी इधर आपने एक फ्रेंड्स बनाए, 2 साल उनके साथ रहे, उसके बाद दूसरी जगह गए, फिर वो नए फ्रेंड्स हैं और वो सारा सिलसिला है। और दूसरी बात यह है कि आपका जो घर को एक जगह सेट करना अपने हिसाब से, जब पूरी तरह आपकी सेटिंग हो जाती है, फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, वो फिर सारा कुछ रोल करके आप नेक्स्ट जगह पे जा रहे हैं, वहाँ नए सिरे से फिर आपने सारा करना है। लेकिन वो हमारी बीवियाँ सब आदी हो जाती हैं। अच्छा, और ये भी आप बता दें कि आपकी पोस्टिंग्स हार्ड एरियाज में भी होती हैं। जी, हार्ड एरियाज में भी और होती है। मेरे हस्बैंड की जब हमजीगुंड में पोस्टिंग हुई थी, तो मैं फिर अपने पेरेंट्स के घर आके रही थी, क्योंकि वहाँ पे फैमिली स्टेशन नहीं है वो। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि हमने तो शादी करके तुम्हें भेजा था, तुम फिर आ गई। हाँ, इसमें वो सबसे ये होता है कि जब आप किसी जगह नई जगह पोस्ट होके जाते हैं तो वहाँ घर अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि घर लिमिटेड है। नॉन फैमिली Non-family इवन नॉन फैमिली तो अलहदा आ गई, इवन फैमिली स्टेशन में कुर्बानियाँ देखिए बहुत थ्रूआउट। अच्छा, इसलिए कहते हैं मैं इसमें छोटी सी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मसलन मैं कारगिल में था, मेरी फैमिली गिलगित में थी, तो अब मेरी बेगम अब मुझे सुनाती हैं, उस वक्त उन्होंने मुझे नहीं जिक्र किया। मेरे बच्चों ने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स किए, बंक से बच्चे गिर गए, एक बच्चे की ज़ुबान कट गई, वो अकेली वहाँ से उठा के लेके हॉस्पिटल लगी, उसको स्टिचेज लगे, बाकी सारे मसले हुए। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें वो हुई। इन्होंने मुझे रिंग नहीं किया, मुझे नहीं बताया कि परेशान ना हो, वो परेशान फोकस ना वहाँ हो। पे रहे आपका। या तो मेरी मिसेस ने इन सारों को हैंडल किया। मैंने इनका जो बच्चों का सबसे एंजॉय करने वाला पीरियड होता है ना, वो मिस किया। बिकॉज सम ऑफ मैं जब लेफ्टिनेंट कर्नल बना तो उसके बाद मेरी सारी पोस्टिंग हार्ड एरिया में रही, यानी यूनिट मेरी कश्मीर में रही, अब असल कारगिल में कहानी रही। सामने आ रही है। तो उसके बाद मेरा जो सारा टेन्योर है वो रहा, और मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रही। तो वो बच्चों का जो असल टेन्योर होता ना, जिसमें उसको एंजॉय करने का, और या बच्चों ने बाप को, वो सब ने मिस किया। तो मैं अब बच्चों के साथ हूँ, मैं अपने पोतों और उनको साथ एंजॉय करता हूँ, लेकिन वो उन बच्चों को, मैं अपने बच्चों को उस तरह एंजॉय नहीं कर सका जो गैप था, Obviously वो गैप तो डेवलप होगा। लेकिन हम बिल्कुल फील कर सकते हैं जितना अफेक्शन आपके अंदर है। बार बार मिसेस की बात कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप बहुत ज्यादा लेकिन आप बॉन्डेड एक है। बात देखें कि बीइंग अ सिविलियन, आप कभी ये सोच सकते हैं हाँ। कि माँ बाप से अलहदा आपको रहना पड़े, या आपकी जो मदर हैं वो अकेली रह रही हैं, या फादर आपके कहीं और हैं, मदर को एक सिंगल पेरेंट की तरह हर चीज देखनी पड़ रही है। आप कभी सोच सकते हैं ऐसे? बिल्कुल, बहुत ये भी कुर्बानियों में शामिल है। बिल्कुल, ये बिल्कुल और सैक्रिफाइस उसमें है। हमारी वाइफ्स को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। औरत को ट्रेन होना पड़ता है। औरत को हर जगह कुर्बानी देनी पड़ती है। बिल्कुल। और हमारा जो खास तौर पे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, खास तौर पे स्टाफ कॉलेज में आपको बताऊं कि वो पूरी फैमिली को ट्रेन करता है। यानी ऑफिसर्स जो हैं उनकी तो बाकायदा क्लासेस हो रही हैं, तो लेडीज़ की भी सेपरेट क्लासेस होती हैं जिनमें उनको कुकिंग और हाउस अफेयर्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं। फिर बच्चों को वो अलग एंगेज रखते हैं कि जी उनको वो सर, ये हम बिल्कुल आपसे पूछेंगे, हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि मिली नगमों का कितनी इंपॉर्टेंस थी, कितना बड़ा रोल था वॉर्स के अंदर। तो आप लोग हमारे साथ रहें, आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन A+ की यौम दिफा के मौके पर। बहुत खूब, क्या बात है। ये जो मिली नगमा, ये मैडम मैडम नूरजहां जी साहिबा का है। जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मिली नगमों का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे में, पैशनिज्म लाने में या जज्बा लाने में, लाइक
ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी इस तरह से आगे जब जहाद के टाइम पे जाते थे तो इस तरह से वो थोड़े थोड़े तराने वगैरह या इस तरह होते थे। और भी बहुत सारी आप सिविलाइजेशंस में देखें, जंगों में जब जाने के लिए मोराल बूस्ट करने के लिए सिपाहियों का भी, अफसरान का भी और लोगों का भी इस तरह के मिली तराने जो हैं बहुत अच्छे और इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। आपके दिल में एक जज्बा उभरता है, आपकी हुब्बुल वतनी जो है वो परवान चढ़ती है, आपको आप यू फील अ पार्ट ऑफ दैट होल प्रोसेस। क्योंकि जो जवान है जो सरहदों पे जा रहा है, जो लड़ने जा रहा है, जो जिहाद करने जा रहा है, उसका तो दिल जज्बे से सरशार है, लेकिन जो हम पीछे बैठे हुए हैं उनके दिलों में ये जज्बा कहाँ से आएगा। तो ये मिली जो नगमे और तराने हैं, आपको पता है मैडम नूर जहाँ जब 1965 वॉर में और कैसे उनके तरानों से पूरी कौम यकजा हो जाती थी और पूरी कौम में वो एक जज्बा होता था जिहाद का और कुर्बानी का। वो इसलिए ये मिली तराने जो हैं इनको बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी कौम को, ख़ास तौर पे जो हमारी नई जनरेशन है उनके लिए, तो आजकल मैं देखती हूँ कि कोई आपको ज़्यादा मोरल बूस्टिंग के लिए बहुत लेकिन इम्पोर्टेंट होने चाहिए क्योंकि इससे हमारी जो कौम है यकजा होती है और अपने इदारों के साथ उनका दिल धड़कता है। अपने फिर नेशनलिज्म भी बहुत ज़रूरी है। यही एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगी। ये शायरी के अंदर, असल में शायरी के अंदर मुख्तसर अल्फाज में पूरे अपने जज्बात का इजहार होता है। अब जज्बात को तफसील से बयान करना मुख्तसर अल्फाज के अंदर जब वो तो उससे फिर और जज्बात बनते हैं। और ये तो हमारी तारीख़ में हमेशा मिलता रहा है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो है ना, वो जब जाते थे वो हमारे वो साहबिया का भी आता है कि अपने बेटों को अशार सुना सुना के जंग के लिए तैयार कर रही थी और फिर जाके तो ये तो हमारी हिस्ट्री में भी है। और इससे जैसे अभी मैम ने बताया कि सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी कौम का जज्बा बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जज्बा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी मैं मुझे एक बात याद आ गई इसमें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक खातून थी जो नहायत बदसूरत थी, हबशी खातून थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी। उस ज़माने के एक मशहूर शायर ने, उनके दिल में ख्याल आया कि मैं इस औरत की मदद करूँ, तो उन्होंने उसका कसीदा लिखा। जिस शख्स ने उस कसीदे को पढ़ा उस खातून से शादी का ख्वाहिशमंद हो गया। क्या बात। यानी शायरी जो है ना वो आपके जज्बात को चार्ज कर देती है। इसीलिए ये जो तराने और फौजी बैंड और वो चीज़ें होती हैं, मैं आज तक ना, यानी पीएमएम में जब हम होते थे तो वहाँ तो सारा हमारा दिल भी उसके ट्यून के साथ चलता था। मैं वहाँ रेडियो पे सुनते थे? नहीं, वहाँ तो बैंड हमारे पास वहाँ होता था ना, तो वहाँ परेड होती थी और सारा कुछ होता था। तो जब पाकिस्तान का कौमी तराना वहाँ लगता था तो यकीन करें कि आंखों से आंसू आ जाते थे और दिल जो है ना ऐसे वो होता था। वहाँ एक दफ़ा सिनेमा में हमने खाक और खून फिल्म देखी। उस ज़माने में बड़ी पुरानी फिल्म है जिसमें वो है। तो वो फिल्म देखने के बाद वहाँ ये होता है कि फिर कैडेट्स जो हैं वो तराना पढ़ते। तो आम तौर पे वहाँ ये होता था कि हर फिल्म के बाद जब तराना पढ़ा जाता था तो जो इंस्ट्रक्टर्स होते थे उनको शिकायत होती थी कि भाई तराना जो है ना वो सही नहीं पढ़ा गया ये। लेकिन उस खाक और खून मूवी को देखने के बाद तराना इतनी वॉल्यूम से पढ़ा गया कि लगता था कि ये छत पड़ जाएगी। तो शायरी जो है ना ये तो बहुत अहम रोल है। और इसमें जैसे मैडम ने कहा कि ये हमारे शुअरा और हमारे ये सिंगर्स ने बड़ा अहम रोल अदा किया। मैं इधर ही जाऊंगी इमरान एक क्वेश्चन, इमरान साहब से पहले एक क्वेश्चन ऐसे तो मैं काउंटर कर लूँ ताकि इसके बाद आपके पास आ रहे हैं। मतलब कि प्रेजेंटली अगर हम देखें तो डू यू थिंक कि जो आजकल के तराने उसके अंदर शायद कोई मकबूलियत कम हुई है जाके, या 50 साल पहले या 40 साल 20 साल पहले जो थे हमें तराने याद है रिपीटेडली वही चलते हैं आज भी हमने 2 दफ़ा वही सुने। असल में अब के अंदर क्यों नहीं नजर आ रहे? अब ना पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। पहले जो जितनी भी थे ना म्यूजिक उसमें शायरी थी, अब उसमें शायरी नहीं रही, म्यूजिक ने टेक ओवर कर लिया और शायरी जो है वो पीछे चली गई। इमरान साहब बेहतर बता सकते हैं कि क्या जो तराना होता है वो तर्ज से होता है, लय से होता है, सुर से होता है कि शायरी से होता है? ये तराना नहीं, कोई नगमा भी है, कोई भी चीज़ है, उसके ज़्यादा लफ्ज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। शायरी, अल्फाज, शायरी। तो अगर शायरी अच्छी मिल जाए, शायरी के बाद उसको म्यूज़िक अच्छा मिल जाए, उसकी धुन अच्छी बन जाए, मेन चीज़ तो शायरी है ना। वो चीज़ अगर मिल जाए तो वो चीज़ अमर हो जाती है।
जैसे ये हमारी पैदाइश से भी पहले हैं कि पुत्र हटाते नहीं बिकते, या हर लहजा मोमन की नई आन नई शान। वो इसमें ये देखे ना, एक उन्होंने क्या लफ्ज़ लिखा खूबसूरत कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमन कारी नज़र आता है हकीकत में कुरान। हर लहजा मोमन की नई आन नई शान, वाह कहारी हो गफ़ारी हो कुद्दूस हो जुबरूत, ये 4 अनासर हो तो बनता है मुसलमान। वाह वाह। ये शायरी यही चीज़ें हैं ना जो आपको जज्बा को जगाती हैं। और यहाँ पे मुझे एक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान याद आ गया कि वतन से मोहब्बत ही मोमन की निशानी है। जो अपने वतन से मोहब्बत करता है वो मोमन की निशानी है। बिल्कुल 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 ऐसा ही मेरे है। ख्याल में जो हमारा नेशनल एंथम है, सबसे बड़ा तराना तो वो है। वो कौम को यकजा करता है। और जिस तरह आपने कहा कि जब आप दिल से वो तराना पढ़ते हैं तो आपकी अगर आंखों में आंसू ना आए तो फिर वो आपने दिल से नहीं पढ़ा। और मेरे ख्याल में ये जो तराने जो नूरजहां, मैडम नूरजहां, ये एक्चुअली जाहिर है कि ये जब एक कौम जंग को फेस कर रही होती है उस वक़्त ये ज़्यादा फिर हाँ ज़्यादा होते हैं। अब भी देखें APS के वाक़े के बाद कितना ज़बरदस्त वो एक तराना था और दिलों में जाके वो बच्चे ने जो जी गाया जो था, बच्चों बिल्कुल के पढ़ा मुताबिक था। तो अभी भी हैं हमारे। लेकिन जो हालत जंग में होता है तो फिर आपको ज़्यादा आपकी तवज्जो जो है ना उस तरफ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे एक जोश और वलवला पैदा होता है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ अनासर हमारी सोसाइटी में ऐसे आ गए हैं जिन्होंने पोलराइजेशन, अवाम के बीच में दरारें डाली हैं। अपनी अवाम और अपने अफवाज के बीच में एक डिवीज़न पैदा करने की बहुत बुरी तरह कोशिश की गई है। और आप यकीन करें कि हमारे जो दुश्मन है ना, मैं चूँकि इंडियन चैनल्स पे मैंने आपको बताया उन्होंने शादियाने बजाए जब ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि जो काम 75 साल से हम कोशिश कर रहे थे करने की कि हम अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ ला के खड़ा कर दें और हम नाकाम हो गए थे, वो इन लोगों ने खुद ही कर लिया है। और आज आपने देखा है कि किस मतलब सोशल मीडिया को एक हथियार बना के घटिया कैंपेन चलाते हैं। तो इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है क्योंकि ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल आप बात सही कर रही हैं उस्मा कारदार साहिबा, और हम भी चाह रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स करें जहाँ यूनिटी फेथ दिसंबर का जो पैगाम है वो आगे लेके जाएं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं प्लस की स्पेशल ट्रांसमिशन यौम दिफा के मौके। फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्लस की स्पेशल ट्रांसमिशन यौम दिफा के मौके पर, और हमने रुख किया है किचन का। किचन में हमारे साथ है नाजिश। नाजिश, आज आपने हमारे गेस्ट के लिए क्या बनाया है? पोटैटो बॉयल किए हैं, ठीक है, उसको मिक्सर में डाला और साथ में चिकन मिक्सर में डाला, उसको अच्छी तरह ब्लेंड किया। उसके अंदर ही मैंने अंडा और उसके अंदर ही मैंने ब्रेड क्रम्ब डाल के उसको एक थिक सा उसका मिक्सचर बनाया। उसके बाद मैंने उसको शेप दे के फ्राई कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, तो आप प्लीज़ सर्व करें सबको। और ये सेलिब्रेशन भी है क्योंकि यू नो जहाँ जो है हमारे साथ शुहदा हैं वहाँ हमारे साथ गाजी भी हैं, तो यू नो इट्स अ मिक्स सेलिब्रेशन। तो आप लोग सब आएँ जी। ये आज हमारी जो है ना, वैसे ही हम लोग आज 6 सितंबर जो है उनको सेलिब्रेट करें। आई थिंक इट्स वन बाइटर, वी कैन पिक इट अप लाइक दिस द वे। उस्मा कारदार साहिबा, अच्छा साथ साथ बातें भी मैं आपसे करूँ, तो क्वेश्चन भी तो पूछूँ ना साथ साथ। मुझे ये बताएं कि वुमेन का क्या रोल होना चाहिए आजकल, यू नो मौका भी ऐसा है, और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप क्या बात करेंगे? देखिए हिना, हमारे कायद हमें बहुत पहले बता गए थे कि अगर आप अपनी ख़वातीन को शाना बशाना साथ लेके नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता है। वो तो हमें बता गए, लेकिन हम भूल गए। हमने अपनी ख़वातीन को बिल्कुल पीछे धक्का देके तो उनको हमने हर किस्म से महरूमी का एहसास दिलाया है। तो अगर ख़वातीन को हम 3 तरीके से एम्पावर नहीं करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। एक नंबर 1, उनको हमने इकोनॉमिकली एम्पावर करना है, सोशली एम्पावर करना है, पॉलिटिकली उनको एम्पावर करना है। ये तीनों चीज़ें होंगी तो आप यकीन करें पाकिस्तान का जो GDP है वो 10 साल में डबल हो जाएगा। बिल्कुल। इस वक्त हमने
सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज ये है, ख़वातीन को हमने आगे बढ़ने के मौके देने, उनकी तालीम के लिए मौके देने। बहुत सारी बच्चियां हमारी प्राइमरी लेवल के बाद स्कूलों से उनको निकाल लिया जाता है। कम उम्री की शादी का बड़ा एक हमारे ऊपर एक कर्स है, उनकी शादियां कर दी जाती हैं, वो बच्चों का मुस्तकबिल बच्चियों का तारीक हो जाता है। वो क्या एक बच्ची एक बच्चे को जन्म देगी तो क्या उसका आगे मुस्तकबिल होना है। इस तरह से और बहुत सारी बातें हैं कि हमने सियासी तौर पे भी, चूँकि ख़वातीन जो हैं वो इतनी एम्पावर्ड तो नहीं है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इलेक्शन लड़ें, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ख़वातीन हमें बहुत अब नज़र आती हैं रिज़र्व सीट्स पे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आराम से वो आ गई हैं असेंबली में। उन्होंने ख़वातीन, हम आप हमसे पूछें, हम हर पार्टी में कोई भी जब इलेक्शन होती है तो ख़वातीन पूरी डोर टू डोर कैंपेनिंग करती हैं, ख़वातीन पार्टीज़ के लिए निकलती हैं, तब कहीं जाके लोग इलेक्ट होके आते हैं। लेकिन हमने अब कोशिश करनी है कि हम ख़वातीन को भी टिकट दें। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कल्चर है उसको बदलना है। ख़वातीन को भी टिकट दें, उनको सपोर्ट करे पार्टी, फाइनेंशियली भी करे, कुछ वो खुद करें, ताकि वो अपनी सीट पे इलेक्ट होके अवाम के वोट लेके आ सकें। तो अभी हमने उस तरफ जाना है। बाकी आप देखें कि जो डिसीजन मेकिंग रोल्स हैं, आप कैबिनेट की तरफ देखें, कितनी ख़वातीन आपको नज़र आती हैं, हार्डली 1%। कितनी आप बाकी आप देख लेंगे जो आपकी जो इदारे हैं, पुलिस में देख लें, अभी सिर्फ 2% ख़वातीन या 3% इसमें शामिल हैं। तो हमने ख़वातीन को हर तरीके से मौका देना है कि वो हर शोबे में ज़िंदगी के आएँ, और बड़ी मेहनती ख़वातीन होती है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स में भी आपको ख़वातीन मिलेंगी, आपको पायलट भी ख़वातीन मिलेंगी, आर्मी में बहुत सारी हैं। बिल्कुल हमने अब कहने को तो हम कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो मेरे ख्याल में लोग घबरा जाते हैं कि इतनी टफ ट्रेनिंग कैसे होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप इनकरेज करें तो ज़रूर ख़वातीन और भी आएंगी। वेरी गुड मैसेज। बिल्कुल ऐसे ही। और यही अगर इंक्लूसिविटी की हम बात अगर करें तो फोर्सेस के अंदर इंक्लूसिविटी का कॉन्सेप्ट किस तरह से पुट फॉरवर्ड किया जाता है? बेसिकली पहले तो चूँकि लोगों में इतना वो नहीं था और लोग इसी तरह के ज़रा डरते थे कि ये बड़ा मुश्किल जॉब है और फिर बॉर्डर पे जाएंगी तो क्या होगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये है, क्योंकि अभी तो स्टेज 1 में उन शोबों में ख़वातीन को इंडक्ट किया गया है कि जो लॉजिस्टिक्स के वो हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अभी मैंने ये जो वॉर ऑन टेररिज्म में अमेरिकन आर्मीज़ के साथ काम किया है और इंटरनेशनल आर्मीज़ के साथ हमने काम किया है, वहाँ उनकी ख़वातीन हैं और दे आर इक्वली गुड, बड़ी माशाल्लाह वो हैं और बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं, ट्रक चलाती हैं, जहाज़ उड़ाती हैं और ऐसे काम करती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हमारी ख़वातीन भी उसी तरह काम करेंगी, उसमें कोई ऐसा नहीं। और आजकल की जो बैटल फील्ड है वो इतनी पुरानी वो नहीं रही कि कोई पैदल चल के जदीद हो चुकी है। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग वहाँ कैसे खाते थे? पहले तो मैं ये सोच रही हूँ कि सियाचिन में या हार्ड एरियाज़ में आपका कैसे आप लोग यू यूज्ड टू फीड योरसेल्फ? जी, इसमें ये है कि एक तो आर्मी का लॉजिस्टिक सिस्टम खुद बड़ा अच्छा है, उसमें जहाँ कहीं हो, हम जहाँ कहीं जाते हैं जंगल में मंगल बना लेते हैं तो वो एक सिलसिला तो है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बाज़ जगह जैसे मैंने कहा कि सचिन है या वो जगह हैं, तो वहाँ पे फिर पोस्ट टू पोस्ट वो होता है, तो हर एक जो है अपना वो रोल अदा करता है। इवन ऑफिसर भी कुक कर रहे होते हैं उनके साथ मिल के, तो वो फिर उसमें सिर्फ ये है कि आपके पास चॉइसेस लिमिटेड होते हैं। मसलन फ्रोज़न फूड है या वो है, तो जिस दिन कभी आपके पास हरे प्याज या टमाटर या वो इस तरह की कोई चीज़ नीचे से साथी ले आए तो सारे लोग बड़े खुश होते हैं कि देखें जी ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई है। तो मुझे याद है कि बाद लोगों की बर्थडे होती थी, तो वो क्या है जी, अब केक तो नहीं पहुंच सकता, तो आते हुए जी एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल साथ ले आओ, वो कहीं पहुंच जाए तो वो है, उसी को रख के उसके साथ एक आध बिस्किट रख के, बिस्किट को काट के हम हैप्पी बर्थडे टू यू कर लेते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वक्त के साथ चलती रहती है। व्यूअर्स, बातों का सिलसिला भी जारी है, आप लोग हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून विद अस। आप देख रहे हैं A+ की स्पेशल ट्रांसमिशन यौम दिफा के मौके।
दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं A+ की खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि यौम दिफा के मौके पर आप तक बराह रास्त चलाई जा रही है। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड अनवर खान साहब मौजूद हैं और कर्नल रिटायर्ड बिलाल असगर भी मौजूद हैं। मैं इनके पास लेके आना चाहूँगा सर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शायद ऑडियंसेस जो बैठे हैं, घर बैठे जो बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता। हम कहते हैं खबर चलती है जी 4 शहीद हो गए, 6 शहीद हो गए, इतने शहीद हो गए, शोहदा की बात तो बड़ी की जाती है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, आप इंडिविजुअल लेवल पे लेके आएँ, तो एक बॉडी जब घर आती है, वो परचम में लिपटी बॉडी तो घर आ गई, तो क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, क्या वैल्यूज़ होते हैं? दरवाज़ा खोला, एक माँ ने, उनका लख्त जिगर सामने जा चुका है इस दुनिया से, शहादत बहुत बड़ा मर्तबा रुतबा है, इंसान के तौर पर क्या फीलिंग होती है? देखें, मौत तो यकीनी है, ठीक है ना, लेकिन जैसे मतलब किस दर्ज से वो मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। तो देखने वाली चीज़ है कि मौत तो सबने आनी है। बेशक। तो एक फ़ौजी की माँ, फ़ौजी के घर वाले इस चीज़ के लिए तैयार हो, फ़ौज में गए ही अपनी जान देने के लिए, तो पहले तो ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं। सदमा इस चीज़ का होता है कि अपने साथी, अपने करीबी बिछड़ गए, लेकिन इस चीज़ का सदमा नहीं होता कि ज़ाया हो गया, ज़ाया नहीं हो गया, ये तो सरमाया बन गया है। वाह, क्या बात। ये सरमाया बन गया, तो ये फ़ख्र होता है। बहरहाल गम अपने साथियों का बिछड़ने का गम है, लेकिन जो आगे जाके तो मिलना है, तो ये मिले जुले जज्बात होते हैं। लेकिन दुनियावी तौर पे अगर देखा जाए कि आप अपना साथी, अपना हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा जानने वाला हमसे बिछड़ गया, तो दुख तो होता है, सदमा होता है। और वो जो आपके साथी था, आपके साथ साथ था, जैसे हमारे कुलीग्स होते हैं, हमारे साथ साथ कर रहे होते हैं, और पता लगता है कि जी वो अपने जान की बाजी हार गए। तो हार नहीं गए, जीत गए। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो जीत गए। क्या बात है। ठीक है ना, अपनी ज़िंदगी जीत गए, वो अपने कामयाब हो गए। तो बहरहाल ये हमारे माशरे में अभी आजकल तो मतलब इतनी ज़्यादा हमारे नौजवान खूबसूरत गबरू नौजवान अपनी जानें दे रहे हैं। किसके लिए जानें दे रहे हैं? हम आपके लिए। आज हम सुकून से बैठे हुए, तो वो उन्होंने अपनी जानें दी हैं, तो आज हम सुकून से बैठे हैं। अगर वो अपनी जानें नहीं दें, अपनी जान बचा के बैठ जाएं, तो आज हमारे घर घर के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। आप कुछ ऐड करना चाहिए इसके अंदर जाके? मैं पहली वाली बात जो उसमें शहादत की है, उसमें असल में हमारा हम जो मोटिवेट होते हैं ना, 2 चीज़ों से होते हैं। सबसे पहले बात तो ये होती है कि ये सामने दुश्मन है और ये हम हैं। अगर हमने अपनी लाइन छोड़ दी तो पीछे हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, तो हमें उनकी इज़्ज़त सबसे पहले अजीज़ है। उसके बाद जो इस्लाम ने हमें शहादत का जो जज्बा दिया है, बिकॉज क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो मंजिल है वो है, हम सब लोगों की मंजिल वो है, वो हमारा घर है जहाँ से हमें वक्ती तौर पे यहाँ भेजा गया, तो हमने अल्टीमेटली वहाँ जाना है। और जिसको ये देखिए, किसी को पता नहीं है कि वो किस हालात में और किस तरह मरेगा, तो अगर किसी बंदे को ऐसी मौत की गारंटी मिल गई कि वो जाएगा और फिर वो उसको अल्लाह ताला जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह देंगे, इसी कॉन्सेप्ट को मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा कि पहले तो इंडियंस में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। कारगिल में उन्होंने जब देखा कि उनके लोग इतने मोटिवेट नहीं हैं और वो उनको रिवर्सल हो रही हैं, तो फिर उन्होंने इसी शहादत के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया और लोगों को बताया कि जी जो इसमें वो मारा जाएगा वो शहीद होगा, उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे ज़्यादा, ये कहा होगा। बेनिफिट्स के अलावा नहीं, शहादत को एज सच एग्जैक्टली सेम फलसफा शहादत का फलसफा शहादत पूरा का पूरा उन्होंने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। अच्छा। और अब उनके यहाँ भी उसी तरह जो फैमिलीज वो जाती हैं और वो जनाब वो ये शहीद हो गया और ये वो सारा हो गया, बिकॉज ये है। अब उनको तो गारंटी का हमें नहीं पता, लेकिन एज अ मोमिन मुसलमान मुझे पता है कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है और मैं वो हूँगा। उस्मा कारदार साहिबा, खराजे तहसीन इन सब शोधा को कैसे पेश करना चाहिए? जो शोधा है ना, वो हमारे माथे का झूमर है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद देखा है कि जो हमारे यंग कैप्टन, यंग मेजर, यंग सिपाही जो शहीद होते हैं और उनकी जो वालदा और उनके वालिद, जब आप उनकी बात सुनते हैं टीवी पे, ज़ाहिर है हमें उनकी बात तो सुन, वो कहते हैं कि एक वो वालिद और वालदा थे, वो कहते थे कि मेरे 3 और बच्चे हैं और मैं उन तीनों को भी शहादत के लिए मैं इस वतन की खातिर पेश करती हूँ। अल्लाह अकबर। तो ये वो जज्बा है, और ये जज्बा कहाँ से आता है? ये हमारे ईमान से आता है, हमारे अकीदे से आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है और जो अल्लाह ताला ने वादा किया है वो हर हाल में पूरा होना है। कोई शक तो हमें पता है कि ये सबसे बेहतरीन मौत है, शहादत की मौत सबसे बेहतरीन। वो खुशकिस्मत हैं जिनको, और इसीलिए जो शोहदा हैं हमारे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो अफवाज में उनकी और कदर व कीमत, उनको और ऑनर दिया जाता है और ताहयात दिया जाता है।
मैं थैंक यू करूँगी आप सब लोगों का, आप लोग आए हैं उस वक्त निकाला वक्त साहिबा का आपने टाइम निकाला स्पेशली, और यू नो वी वांट कि आप रिप्रेजेंट करें वुमेन को एंड द वे यू डू इट, इट्स लाइक आउटस्टैंडिंग। और सर आप लोगों का यू बीन विटनेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और ये जज्बा, ये पाकिस्तानियत, ये पेट्रियाटिज़म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि जो मुल्क बना है इसमें बहुत सी कुर्बानियाँ, बहुत सा खून बहा है इस मुल्क के अंदर, और ये हमें आज जो हम लोग जहाँ जी रहे हैं ये आसानी नहीं थी, ये सांस लेना आसान नहीं था, सफ़र आसान नहीं और है। इनके पीछे कौन कौन लोग थे। तो आज जो है यौम दिफा के मौके पे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि यू नो रहें, खुश रहें, हमेशा आबाद रहें, और इस मुल्क के लिए यू नो जो लोग जाने कुर्बान करते हैं उनकी कुर्बानी को ज़रूर सराहें, क्योंकि ये कुर्बानी ऐसे नहीं दी जा सकती, ये जज्बा ऐसे पैदा नहीं हो सकता। उन माओं को सलाम, उन बेटियों को सलाम जिन्होंने अपने भाई खोए हैं, जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, और वही लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने वाकई इस जज्बे से साशार हुए हैं। तो इस जज्बे के साथ हम क्लोजिंग पे जाएंगे, मगर जाने से पहले आपसे हम तराना सुनेंगे। जी ज़रूर इंशाल्लाह। आज मेरा ख्याल है अगर हम सारे बीच में बिल्कुल, आज इस तराने के बिल्कुल। लिए तो मैं वहीं प्लीज़ सर आए ना सर आए। तेरे इस बात पर चमकी हमको कसम, तेरी मट्टी से ये प्यार होगा ना कम, तेरी खातिर लुटा देंगे ये जान हम, तुझ पे कुर्बान कर देंगे तन मन ये धन। तेरी